Assalamualaikum students. So today the topic which we are going to discuss is some victories in the age of Shah Jahan. We have already gone through the early life of Shah Jahan, his marriage with Noor Jahan, and the rest of the details in previous lectures. So we will discuss few victories. First of all, there is a battle with Portuguese यानी पुर्तगाली लोगों के साथ उसकी जंग. वो कहते हैं कि 15 और 16वीं सदी में जो यूरोप के लोग थे ना वो रह गए थे पुर्तगीज़ में यानी पुर्तगाल में. पुर्तगाल वाज अ पार्ट ऑफ बर सग़ीर एट दैट टाइम. ठीक है. और इन द फील्ड ऑफ सी फारिंग यानी समुद्री सफ़र में या समुद्र से जितनी भी तजारत होती है उस सारे काम में कौन थे? यूरोपियंस थे. जिन्हें किसने छोड़ा था? पुर्तगालियों ने. ठीक है. पुर्तगाल के लोग पीछे छोड़ गए थे. और फिर 1498 एडी में पुर्तगीज़ का एक आदमी था, उसका नाम था वास्को डे गामा. वो साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया यानी जो इंडिया के साउथ वेस्टर्न में जो समुंदर लगता है वहाँ पहुँचा. और उसने क्या किया, स्टार्ट कर दिए बहुत ज़्यादा सफ़र वहाँ पर. ठीक है. बोट्स के यानी वो कश्तियाँ लाता था, तजारत का सामान ले जाता था, कश्तियाँ लाता था, तजारत का सामान दूसरे कंट्रीज़ में ले जाता था इंडिया के उस बॉर्डर के थ्रू जो समुंदर के साथ लगता था, कोस्ट जो थी. और इस तरह उसने जो बेचारे मासूम लोग थे उस एरिया के, उनकी वीकनेस को पकड़ लिया और अपना क्या कर लिया, इम्पैक्ट कर लिया. यानी गोवा पे, दमन और डियो पे. ठीक है. इन 3 सिटीज़ पे उसने इंडिया के बॉर्डर पे अपना कब्ज़ा कर लिया एक किस्म का. यानी उसका इन्फ्लुएंस हो गया बहुत ज़्यादा इन सिटीज़ में. फिर 1579 में क्या हुआ था कि सेंटर ऑफ ट्रेड बन गया था होली इन बंगाल. बंगाल का जो एक सिटी है होली, उसको सेंटर ऑफ ट्रेड बना दिया गया था बंगाल के सिटी को. और उसको स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया था यानी वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो गया था ये वाला सिटी. और पुर्तगीज़ क्या करते थे, यानी जो इंडिया से बोट्स आती थी वो वहाँ पर लूट मार करते थे. ठीक है. इंडिया से जो तजारत के लिए बोट्स आती थी ना बंगाल में, इस वाली सिटी में, वहाँ पर लूट मार बहुत ज़्यादा करते थे. और इन्होंने ये किया कि मुग़ल के जो मुग़ल या टेरिटरीज थी यानी मुग़ल के जो एरियाज़ थे ना इर्द गिर्द, वहाँ पर अपने टैक्सेस लेने शुरू कर दिए फॉर नो रीज़न. वैसे जैसे होता है ना कब्ज़ा कर लेना और लोगों को थोड़ा रोब डाल के उनसे पैसे निकलवाना, उस तरह के टैक्सेस लेने शुरू कर दिए इन्होंने. ठीक है. तो अब हुआ क्या कि ये जो लोग थे उन्होंने इकट्ठे उनके अगेंस्ट काम करना शुरू कर दिया. यानी जो होली के लोग थे वो भी अपना डिफ़ेंड करना जानते थे कि भाई हमने डिफ़ेंड करना है अपने आप को, और हमें कोई अगर क्यों ऐसे कब्ज़ा करेगा आके हमारे बॉर्डर्स पे, और क्यों ऐसे करेगा हमारे साथ कोई. तो उन्होंने फिर डिफ़ेंड करना शुरू कर दिया अपने बॉर्डर्स को. ठीक है. तो जब बॉर्डर्स डिफेंड किए तो 1632 एडी में, ये डेट आपने याद रखी, मुग़ल की जो ट्रूप्स थी यानी मुग़ल के जो फौजी दस्ते थे उन्होंने 3 महीने तक इस सिटी को क्या कर लिया, सीज कर लिया यानी इस पर कब्ज़ा कर लिया और बंद कर दिया इन्हें. इन सोइंग बैटल, और बैटल हुई, हज़ारों लोग मरे पुर्तगीज़ के और इस एरिया के, और हज़ारों लोग जो थे वो उन्हें यहाँ से निकाल दिया गया था. मतलब इसमें से होली वाले सिटी में से बहुत से लोगों को निकाला गया था. तो ये बैटल का नतीजा था क्योंकि इन्होंने मुग़ल के एरियाज़ पे कब्ज़ा किया हुआ था. और इन्होंने क्या किया हुआ था कि मुग़ल दौर के जो यानी मुग़लिया जो टेरिटरीज़ होती हैं यानी जो मुग़ल के बॉर्डर्स लगते थे वहाँ पर ये टैक्सेस लेते थे फॉर नो रीज़न. ठीक है. तो फिर मुग़ल ने तो करना था हमला, और उन्होंने अपनी फोर्सेस जो थी वो लेबरर्स बना दी थी, यानी उन्हें मज़दूर बना दिया था उन लोगों को जो उनके ख़िलाफ़ लड़ रहे थे. ठीक है. अच्छा, ये तो हो गई बैटल पुर्तगीज़ के साथ यानी पुर्तगालियों के साथ जो इन्होंने जंग लड़ी थी, ये तो हो गई वो वाली जंग. सेकंड थी अहमदनगर की बैटल 1630 एडी में. उन्होंने क्या किया था कि ना एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ड्राउट आया था विच क्लेम थाउजेंड्स ऑफ लाइफ, जैसे हज़ारों लोगों की जाने की थी. ड्राउट कहते हैं शॉर्ट फॉल ऑफ रेन की जो कमी हो जाती है जब किसी एरिया में और बिल्कुल भी कोई बारिश का कतरा भी नहीं पड़ता, और वहाँ पे पानी भी कम हो जाता है, ख़त्म होने के मुताबिक हो जाता है, या वहाँ पर खुराक भी नहीं मिलती, तो उसको ड्राउट कहते हैं. ठीक है. ये DROUGHT करना है आपने इसको बुक में. ड्राउट आया था, उससे हज़ारों लोगों की जानें गई थी. और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए जो मराठास थे उन्होंने, रूलर जो थे बाजीपुर के, उन्होंने अहमदनगर पे हमला कर लिया था. ठीक है. अहमदनगर पे कब्ज़ा कर लिया था उन्होंने अपना. और उसके जो रिस्पॉन्स में ना मुग़लों ने क्या किया था, उन्होंने अहमदनगर पे कब्ज़ा कर लिया था और सिटी जो था वो मुग़ल एम्पायर का हिस्सा बन गया था. ठीक है. इसके बाद क्योंकि उन्होंने फ़ायदा उठाया था ड्राउट का, और
जो बाजीपुर का जो था ना रूलर, उसने अहमदपुर पर कब्ज़ा कर लिया था मराठास की हेल्प से, और फिर मुग़ल एम्पायर ने 1633 में हमला करके यानी इन्हें हरा दिया था बाजीपुर के लोगों को, और फिर अहमदनगर पे उन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। गोलकोंडा एंड बाजीपुर, ठीक है। शाहजहाँ ने अपनी ऑफ़र भेजी थी गोलकोंडा और बाजीपुर के लोगों को कि वो अपने साथ एलिगेंस कर लें, यानी एक लॉयल्टी शो करवा दें कि हम लॉयल हैं मुग़ल्स के साथ, और अपनी लॉयल्टीज़ उनको शो करवा दें। उन्होंने कहा कि आप ऐसे कर लें, लेकिन उन्होंने क्या फर्स्ट शुरू में तो उन्होंने ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली और प्रॉमिस कर लिया कि ठीक है हम एनुअली आपको ट्रिब्यूट दिया करेंगे, जो भी एनुअल रेवेन्यू होता है वो भी दिया करेंगे। लेकिन जो बाजीपुर का रूलर था, जो वहाँ का हुक्मरान था, उसने क्या किया, इससे मुकर गया, ठीक है। और वो मतलब लॉयल्टी शो करवाने की उसने ज़ुबानी कलामी तो कर ली बात कि हाँ ठीक है हम आपके साथ हैं मुग़ल बादशाहों के, लेकिन वो बाद में मुकर गया इस चीज़ से बिल्कुल। तो उसने क्या किया कि शाहजहाँ जो था उसको इंड्यूस का मतलब होता है मतलब परस्यू करना और उसको कन्विंस करना। शाहजहाँ फिर मजबूर हो गया कि वो अटैक कर ले 3 साइड से, और इसी तरह बाजीपुर का जो रूलर था उसने रिक्वेस्ट की कि आप अपनी आर्मीज़ को यहाँ से हटा लें, क्योंकि वो हार मान ली ना उसने। तो शाहजहाँ ने उसकी रिक्वेस्ट कबूल कर ली थी, लेकिन एक शर्त पे कि वो एनुअल ट्रिब्यूट पे करेगा उन्हें, और उसके मराठास के साथ कोई रिलेशन नहीं रहेंगे, यानी ठीक है। बाजीपुर के रूलर को उसने ये कंडीशन रखी कि वो एनुअल ट्रिब्यूट पेश करेगा, उसको जो भी होगा इनकम भी दिया करेगा रेवेन्यू में से, और लॉयल होंगी उसकी जो फोर्सेस हैं मुग़ल एम्पायर के साथ, और मराठास के साथ उनके कोई ताल्लुकात नहीं होंगे। अब वॉर ऑफ सक्सेशन बिटवीन शाहजहाँ के सन। अब शाहजहाँ के कितने बेटे थे, 4। तारीख पे तो 4 ही बताए गए हैं कि 4 बेटे थे शाहजहाँ के। तो शाहजहाँ के मरने से थोड़ा अर्सा पहले एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की कमिटमेंट यानी एक इशू हो गया था कि भाई किसने बनना है बादशाह शाहजहाँ के मरने के बाद। तब बादशाहत की बहुत ज़्यादा भूख होती थी, लालच होती थी कि हम बादशाह बन जाएं, और ज़ाहिर है बादशाह तो बादशाह होता है, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ बिग ऑनर टू बिकम अ किंग। तो उन्होंने कहा कि जी अब ये डिस्कशन हो रही है कि उसके बादशाह जो थे और इनके बीच में जंगें भी हुई थी बेटों के, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब वो कहते हैं सितंबर 1657 AD में शाहजहाँ क्या हुआ, बीमार हो गया, और उसके ट्रीटमेंट के बावजूद भी वो बेहतर नहीं हो रहा था। उस दौर में काफ़ी हकीम होते थे बड़े ज़बरदस्त किस्म के, जो कि बादशाहों के लिए स्पेशल अपॉइंट होते थे और उनका इलाज करते थे। स्पेशल किस्म की हर्ब्स होती थी डिफरेंट, और हर्बल मेडिसिन होती थी जो वो बनाते थे। लेकिन शाहजहाँ की तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, और ये ख़बर फैल गई कि बादशाह की डेथ होने वाली है, ठीक है। उसके 4 जो बेटे थे उन्होंने थ्रोन के लिए यानी तख्त के लिए लड़ना शुरू कर दिया। सो इट वॉज़ अ बैटल ऑफ थ्रोन जो कि शुरू होने वाली थी, और मुग़ल रवाज के मुताबिक जो तख्त था वो सबसे बड़े उसको मिलना चाहिए था, एयर को, यानी जो जानशीन था सबसे बड़े बेटे को मिलना चाहिए था। लेकिन ये फाइनल रूल नहीं था, ये ज़रूरी नहीं था कि सबसे बड़े ही बेटे को बादशाह बनाया जाएगा, ये बिल्कुल भी फाइनल नहीं था। और जो बादशाह यानी कहते हैं ना कि जो पावरफुल होता है उसी की ना होती है सब कुछ, यानी इफ़ यू आर पावरफुल तो देन यू कैन हैव एवरीथिंग। तो पावर की ही जीत होती थी उस दौर में भी, ये नेसेसरी नहीं था कि जी बड़ा बेटा है वो जैसा भी है उसी ने बादशाह बनना है इन दी एंड, ठीक है। सो इट वाज मोर लाइक कि आप अगर पावरफुल हो, आपकी इंटेलिजेंट हो, स्मार्ट हो, यू आर स्किल्ड, देन यू आर एलिजिबल टू बिकम द किंग। अच्छा, दारा शिको सबसे बड़ा बेटा था शाहजहाँ का, उसने उसको अपना एयर अपेरेंटली उसको मतलब असाइन कर दिया था एयर अपना, यानी अपना जानशीन, जब वो ज़िंदा था, ठीक है। लेकिन उसमें उसमें यानी एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ की कमी थी दारा शिको में, ठीक है। फिर उसका सेकंड बेटा था शुजा, ये फर्स्ट बेटा था इसका, और सेकंड बेटा था उसका शुजा। जो शुजा शाहजहाँ था वो सेकंड बेटा था, और वो गवर्नर था किसका, बंगाल का। जाहिर है जब वो प्रिंस थे तब तो कुछ ना कुछ इन्होंने करना ही था, राइट। तो वो गवर्नर था उन दिनों किसका, बंगाल का। और उसकी स्किल्स जो थी वो इतनी ज़बरदस्त नहीं थी एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, वो लैप करता था उनमें, और वो बहुत ही ना लेज़ी किस्म का था, यानी कोई वो काम नहीं करता था, लेज़ी था, इधर उधर कोई काम उसका दिल ही नहीं करता था करने का, और वो फुल लेज़ी था। ओके, लेट्स डिस्कस इम्पोर्टेंट इवेंट्स। अब क्या हुआ कि शाहजहाँ जब बीमार था उसी दौरान कुछ बड़ी ज़बरदस्त किस्म की हरकतें हुई, ठीक है। दारा शिको जो था वो रॉयल पैलेस में था, ठीक है, क्योंकि वो सबसे बड़ा बेटा था और उसी को मतलब उम्मीद थी कि भाई मैं बन जाऊंगा जानशीन बादशाह के मरने के बाद।
तो वो रॉयल पैलेस में ही मौजूद था, ठीक है, उस टाइम। और उसने क्या किया कि जी उसको पता था कि मेरे बाप ने तो मर जाना है, शाहजहां ने, तो उसने नेसेसरी यानी एक्शंस लेने शुरू कर दिए, लोगों को यानी वज़रा के साथ डिस्कशन शुरू कर दी कि हाँ जब ये मरेगा तो मुझे थ्रोन पे बिठाया जाएगा, मुझे ताजपोशी करवाई जाएगी। और उसने किले के इर्द गिर्द तमाम जगह रोड्स पे गार्ड इकट्ठे कर लिए, ठीक है। आगरा में था रॉयल पैलेस। और इस वजह से जो बाकी भाई थे ना वो परेशान हो गए, क्योंकि सबको तख्त चाहिए था, हर कोई चाहता था भाई मैं बनूं बादशाह के मरने के बाद अगला किंग। तो सारे जो भाई थे वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, ठीक है। और उन्होंने भी प्लॉट करना शुरू कर दिया कि भाई अब हम क्या करेंगे, हम कैसे मनोवरिंग यानी मनसूबाबंदी शुरू कर दी और कैपिटल तक पहुंचने के लिए। कैपिटल क्या है, आगरा। आगरा में क्या है, रॉयल पैलेस, ठीक है। सबसे पहले क्या किया, मुराद जो था यानी जो सबसे छोटा बेटा था, जो बहुत ही जल्दबाजी के डिसीजंस लेता था, और कहाँ था वो पॉइंट आपको याद होना चाहिए, गुजरात में था, ठीक है। उसने अपने आप को सूरत का एम्परर यानी शहनशाह जाहिर कर दिया। उसने एम ही लोगों को कहना शुरू कर दिया, और अपने जो इर्द गिर्द लोग थे, नायब जितने भी थे और जो भी उसके कोर्ट के वज़रा थे, उन्हें कहना शुरू कर दिया कि भाई मैं किंग बनूंगा और मैं ही किंग हूँ। कैपिटल उसने उतने यानी उस कैपिटल में ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई मैं किंग हूँ। और उसने फ्राइडे के जो सरमन्स थे ऐलान करवा दिए कि उसके नाम से जो जुम्मे के हैं ना खुतबात पढ़ाए जाएंगे। पहले बादशाहों के नाम से पढ़ाए जाते थे, ठीक है, यानी बादशाह का नाम लेके कहा जाता था कि इस बादशाह के दौर में ये जुम्मा पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। उसने ये कर दिया डिक्लेयर अपनी तरफ से फॉर नो रीज़न, बगैर कुछ सोचे समझे। शुजा ने बंगाल में कह दिया अपने इर्द गिर्द लोगों को कि भाई मैं बादशाह हूँ अगला, और मुझे बना दिया गया बादशाह। उसने भी अफवाह फैला दी थी, स्प्रेड द वर्ड, और उसको फॉर्मली क्राउंड भी कर दिया, और यानी उसको फॉर्मली उसने अपने ताज भी पहन लिया और अपनी आर्मी लेके आगरा की तरफ चल पड़ा। और उस टाइम औरंगज़ेब कहाँ था, दक्कन में। आपको पता है औरंगज़ेब जो था दक्कन का नायब था। उसने क्या किया कि रिटेलिएट यानी कोई भी यानी रिटेलिएट का मतलब होता है मुखालफत करना या उसका एनकाउंटर करना। रिटेलिएशन के बजाय उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई मैं क्यों ना अपनी पावर स्ट्रॉन्ग करूं सबसे पहले, ठीक है। अक्लमंद था ना वो, उसने कोई जल्दबाजी का डिसीजन नहीं लिया। उसने कहा मैं अपनी पावर स्ट्रॉन्ग करूंगा, मैं अपनी पहले पोजीशन स्ट्रॉन्ग करूंगा, और फिर उसने प्लान करना शुरू किया। और उसने एक मैसेज भेजा मुराद को कि तुम कोई भी जल्दबाजी वाला डिसीजन ना लेना। और उसने आइडिया दिया कि दोनों भाई ऐसा करते हैं, मिल जाते हैं तो हम ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे, और अपनी आर्मीज़ को यानी मिला देते हैं और बाकी भाइयों के ख़िलाफ़ जंग करेंगे, तो हम दोनों की आर्मी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और हमारे चांसेस जो हैं ये विन करने के ज़्यादा हो जाएंगे, थ्रोन विन करने के, ठीक है। दारा शिकू के ख़िलाफ़, क्योंकि दारा शिकू एक ऐसा मतलब प्रिंस था कि बादशाह ने ये कहा हुआ था कि मेरे बाद ये प्रिंस बनेगा, ये बादशाह बनेगा। शाहजहां ने पहले कह दिया था। तो इन लोगों को किससे लड़ने की ज़रूरत थी, दारा शिकू से। अच्छा जी, उसकी विक्ट्री के बाद मुराद ने कहा कि मैं, मुराद को प्रॉमिस किया औरंगज़ेब ने कि अगर हम जीत गए तो तुम्हें 1/3 हिस्सा यानी 1/3 हिस्सा तुम्हें देंगे बूटी और गवर्नरशिप का। बूटी कहते हैं जो लूट मार का माल होता है, यानी जितने भी सिटीज़ उसके हिस्से में आएंगे उनका 1/3 हिस्सा उसे दे दिया जाएगा। पंजाब, काबुल, कश्मीर और सिंध पे वो हुकूमत कर सकता है, और बाकी के जितने भी एरियाज़ हैं वो औरंगज़ेब के नाम रहेंगे, ठीक है। ये उसने बोल दिया उसको, अपने भाई मुराद को, कि हम दोनों मिल जाते हैं और आधे आधे सिटीज़ कर लेंगे, ठीक है। ये उसने बोला, औरंगज़ेब ने अक्लमंदी की और यह ऑफ़र की मुराद को। फिर उसका एक बेटा था जो थर्ड था, उसका नाम था औरंगज़ेब। औरंगज़ेब का नाम बहुत ज़्यादा आया हिस्ट्री में, ठीक है, ये फेमस भी था, और हम पढ़ते हैं आगे जाके कि क्यों फेमस था। औरंगज़ेब जो था वो थर्ड बेटा था, यानी तीसरा बेटा था शाहजहां का, और वो बहुत ही एक ज़बरदस्त किस्म का बंदा था। ही वॉज अ बेटर पर्सन, यानी वो बड़ा ही अच्छा बंदा था, और उसकी जो थी ना डिस्पोजिशन और टेम्परामेंट बड़ा ही ज़बरदस्त था। यानी उसकी जो अपना टेम्परामेंट था, उसका मूड था, उसकी जो आपकी यानी कैपेसिटी होती है बेयर करने की, वो बहुत ज़बरदस्त था। ही वॉज डोंटलेस एंड सोबर भी था और वेल एडवाइज था, यानी वो बग़ैर किसी ज़िद के था, सोबर था, डिसेंट था, और वेल एडवाइज यानी बड़ी अच्छी वो नसीहत भी करता था। और उसने एक वंडरफुल डिस्प्ले दिया था अपने एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का, यानी वो बड़ी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, निज़ाम जो मैनेज करने की बड़ी अच्छी स्किल्स का वो मालिक था। और काम करते हुए जब वो काम कर रहा था एज अ नायब इन दक्कन, यानी दक्कन की जब उसके पास थी ना, यानी दक्कन के जब मामलात उसके पास थे, दक्कन से टिके, तो उसने अपने आप को बड़ा ही अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूव किया था। और एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है ऐसा शख्स जो किसी भी इदारे या किसी भी शहर के तमाम इंतज़ामात को ज़बरदस्त तरीके से संभाल सकता है, उसको एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स कहा जाता है, ठीक है। तो शाहजहां ने उसको अपॉइंट कर दिया था गवर्नर ऑफ दक्कन, दक्कन का
गवर्नर अपॉइंट किया था किसको? औरंगज़ेब को। अब उसका जो चौथा बेटा था उसका नाम था मुराद, ठीक है। मुराद जो था वो शाहजहां का वो भी लेज़ी पर्सन था, उसमें भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की कमी थी बहुत ज़्यादा, और उसकी एबिलिटीज़ जो थी वो बड़ी हैस्टी थी डिसीजन लेने की, यानी वो जल्दबाज बहुत ज़्यादा था। कोई भी फैसला लेने में वो बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी दिखाता था, एक कूल काम तरीके से नहीं वो सोचता था। तो ये चीज़ बेहतर नहीं होती है जब आप किसी हायर अथॉरिटी पे बैठ के काम कर रहे हो, एक हायर लेवल हायर पोजीशन पे हो, इट्स नॉट गुड। सो शाहजहां ने उसको अपॉइंट किया था गवर्नर ऑफ गुजरात का गवर्नर उसको अपॉइंट किया था, ठीक है। तो आपने ब्रीफली पढ़ लिया चारों बेटों के बारे में, दारा शिकोह, शुजा, औरंगज़ेब एंड मुराद, ठीक है। दारा शिकोह कहाँ का था? उसको कहाँ पे उन्होंने अपॉइंट किया हुआ था? फर्स्ट बेटे को उसने अपने बाद उसको कहा था कि ये एयर बनेगा दारा शिकोह को, यानी ये शाहजहां का जानशीन बनेगा, ठीक है। और शुजा जो था वो कहाँ पर था? बंगाल में था। औरंगज़ेब कहाँ था? दक्कन में। और मुराद कहाँ था? गुजरात में, ठीक है। यू शुड रिमेंबर, याद रखना आपने कि किसकी कहाँ अपॉइंटमेंट हुई थी बिफोर बिकमिंग द सक्सेसर ऑफ शाहजहां, किस बेटे की कहाँ अपॉइंटमेंट हुई थी।